This conference will now be recorded. अगर पीरियोडिक सिस्टम के अंदर लेजर्स बनाने आते हैं, ये लेजर कार्ड नहीं है, ये लेजर अकाउंट्स हैं। लेजर अकाउंट्स इन पीरियोडिक सिस्टम। तो ये इंतहाई अजीब सी चीजें आपको नजर आएंगी। सबसे पहले हम बनाते हैं इन्वेंट्री का अकाउंट। पीरियोडिक सिस्टम में सपोज दैट इन्वेंट्री का जो ब्रॉड ऑन पड़ा हुआ है, सपोज मैं कह रहा हूं वो 3000 का पड़ा है और कैरिड ऑन आपने फाइंड किया है 3200 सपोज। इसके अलावा आपको पता है स्टॉक या इन्वेंट्री हम लिखते हैं सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। पीरियोडिक सिस्टम के अंदर हम इसके अलावा इन्वेंट्री अकाउंट में कुछ नहीं लिखते। फिर आप कहोगे कि इसको क्लोज कैसे करते हैं? ओपनिंग स्टॉक को भी ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट या इसको कह सकते हो कॉस्ट ऑफ सेल, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और कैरिड ऑन को भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अपोजिट साइड पे ट्रांसफर हो जाता है। 3200 खत्म हो गया काम। टोटल कर देते हैं, यानी ये 3200 और 3000 ये मैंने अज्यूम किया वैल्यूज, ये आपका इन्वेंट्री अकाउंट बन जाएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग लिखेंगे और दोनों को ही ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की जगह आप लोग कॉस्ट ऑफ सेल भी लिख सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट की जगह कॉस्ट ऑफ सेल भी लिख सकते हो। इसके अलावा और कोई चक्कर नहीं है। इसलिए मैंने कहा था पीरियोडिक सिस्टम के अंदर बहुत ही आसान और फजूल सा काम होगा। इन्वेंट्री अकाउंट के बाद आगे चलते हैं हम परचेज अकाउंट की तरफ। एक आपको परचेज का अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब जितना
हाँ जी जनाब, हमारा जो परचेज का अकाउंट है वो किस तरह से बनेगा? इसके अंदर हमारी जर्नल एंट्रीज के अंदर जितनी दफा भी परचेजेस आएगा, अगर परचेजेस डेबिट होगा तो डेबिट लिखेंगे और परचेजेस क्रेडिट होगा तो क्रेडिट लिखेंगे। हमारा परचेजेस डेबिट होता है कैश के नाम से या अकाउंट पेएबल के नाम से। जितनी बार भी डेबिट होगा हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। क्रेडिट किस नाम से हो सकता है? ड्राइंग्स के नाम से, ड्राइंग्स टू परचेजेस। फिर क्रेडिट किस नाम से हो सकता है? एबनॉर्मल लॉस से। इसके अलावा क्रेडिट किस नाम से हो सकता है? एबनॉर्मल लॉस के अलावा सैंपल वगैरह अगर देते हैं तो उसके नाम से। खत्म। परचेजेस डेबिट होगा तो डेबिट, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट, क्लोज करेंगे। इसकी जो बैलेंसिंग फिगर है या वो ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से आ जाएगी या कॉस्ट ऑफ सेल के अकाउंट के नाम से आ जाएगी। हर चीज को ट्रांसफर ट्रेडिंग अकाउंट में ही करते जाना है। हर चीज को ट्रांसफर ट्रेडिंग अकाउंट में ही करते जाना है। परचेज का अकाउंट पूरा हो गया। उसके बाद सेल्स अकाउंट। तलहा हाशमी कहते हैं कि ये एक दफा मैं रिपीट कर दूं, परचेज अकाउंट को तलहा भाई या कोई और चीज कह रहे हो? रिपीट किसको करना है तलहा भाई? परचेज अकाउंट को। ओके, ठीक है। परचेज अकाउंट देखें, हमारी पीरियोडिक सिस्टम में जहां जहां परचेज डेबिट हो रहा होगा हम डेबिट कर देंगे और जहां जहां क्रेडिट हो रहा होगा हम क्रेडिट कर देंगे। जिधर जिधर डेबिट होगा हम डेबिट करेंगे और जहां जहां क्रेडिट होगा हम क्रेडिट कर देंगे। और जब एंड पे इसका कैरीड ऑन नहीं लिखेंगे बल्कि जो इसका कैरीड ऑन आ रहा होगा हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे। राना अहमद भाई का बड़ा प्यारा सवाल है कि क्या सर ट्रेडिंग अकाउंट इसका दोनों साइड पे आ सकता है? नहीं, सिर्फ क्रेडिट साइड पर ही आएगा, दोनों साइड पे कभी भी नहीं आएगा। उसके बाद हम सेल का अकाउंट बनाते हैं। अब ना इसके ऊपर अपनी जर्नल ऑब्जर्वेशन भी पुट किया करो। सेल के अकाउंट में हमारा सेल क्रेडिट होता है कैश या अकाउंट रिसीवेबल के नाम से। जितनी दफा भी सेल्स करेंगे सेल्स हमारा क्रेडिट ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और इसको भी जब क्लोज करेंगे तो किस नाम से करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से। किस नाम से करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से। सेल्स अकाउंट के बाद हमारे पास आएगा परचेज रिटर्न का अकाउंट। परचेज रिटर्न हमेशा हमारी क्रेडिट होती है। परचेज रिटर्न किस नाम से? कैश या क्रेडिटर्स के नाम से। खत्म कर देंगे। जितनी दफा भी परचेज रिटर्न होंगी इसको भी क्लोज करके
ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अगर वो कहेगा कि परचेज रिटर्न का भी लेजर बनाओ, या वो कह देता है सारे रेलिवेंट लेजर बनाओ, फिर सेल्स रिटर्न का भी लेजर बनेगा। सेल्स रिटर्न डेबिट होगा कैश या अकाउंट रिसीवेबल के नाम से। तो इसको भी क्लोज करेंगे तो इसकी सारी अमाउंट किस में ट्रांसफर हो जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। लाओ मेरे भाई, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और इन्वेंट्री या स्टॉक, ये हमारा काम हो गया पूरा। एक लेजर रह गया बस, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। एक लेजर रह गया, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। अब बना लो ट्रेडिंग अकाउंट। चाहो तो आप स्टेटमेंट फॉर्म में बना लो, चाहो तो आप टी फॉर्म में बना लो। मैं दोनों फॉर्म में बनाकर देता हूं। सेल्स, ये कहां से आएंगी? सेल्स के लेजर का जो कैरी डाउन पड़ा होगा, लेस सेल्स रिटर्न, ये कहां से आएंगी? सेल्स रिटर्न के लेजर को जो ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से लिखा हुआ है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक। वो जो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमने लिखी थी, ये वही वैल्यू है। एड परचेजेस लेस परचेज रिटर्न लेस क्लोजिंग स्टॉक लो मेरे भाई, ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। दूसरे लफ्जों में ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। दूसरे लफ्जों में ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। आप इसको लेजर फॉर्म में भी बना सकते हो, यानी इसी चीज को आप लेजर फॉर्म में भी बना सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स, आपको याद जाकर देख लें, सेल्स के अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री चेक कर लें, क्या एंट्री बन रही है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है सेल्स के नाम से। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है सेल्स के नाम से। जाकर सेल्स के अंदर एंट्री देख लें, अपने सेल्स का लेजर देखें, क्या लिखा हुआ है? सेल्स की डेबिट साइड पर आ रहा है, इसका मतलब है सेल्स डेबिट हो रही है और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद आप ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री के लेजर में जाएं। इन्वेंट्री के लेजर में जो ओपनिंग स्टॉक होगा या ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, वो ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से क्रेडिट हो रही होगी। इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से क्रेडिट हो रही है और आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है। फिर परचेजेस, फिर परचेज रिटर्न, फिर सेल्स रिटर्न, फिर क्लोजिंग स्टॉक। लो जनाब, डन होगी बात। तो इन सब का डिफरेंस आपका आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट।
या ग्रॉस लॉस। जिस साइड पर भी डिफरेंस आएगा या वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या वो ग्रॉस लॉस होगा। लो मेरे भाई, ट्रेडिंग अकाउंट को हमने स्टेटमेंट फॉर्म में भी बनाया और ट्रेडिंग अकाउंट को हमने टी फॉर्म में भी बनाया, राइट। इन्वेंट्री का लेजर अरीबा बेटा ये है इन्वेंट्री का लेजर। ओपनिंग क्लोजिंग लिखकर दोनों को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ओपनिंग क्लोजिंग लिखकर दोनों को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ओके की बात। अच्छा मुझे ना कोई अच्छा तला हमजा का बहुत तला हाशमी का बड़ा प्यारा सवाल है कि सर कैरेज इन और फ्रेट इन अगर आ जाए तो क्या करेंगे? उसको परचेजेस की अमाउंट के अंदर ऐड कर देंगे। इसके अलावा जो चीज परचेजेस में प्लस होने वाली हो परचेजेस में प्लस कर देंगे, माइनस होने वाली हो माइनस कर देंगे। ओके की बात। चलें जी, अब जरा एक आप लोगों का इम्तिहान है। 2 मिनट मैं आपको टाइम देता हूं। मुझे एक ट्रेडिंग अकाउंट की ना एक कंबाइन एंट्री पास कर दे, इस पूरे लेजर की एक कंपोजिट एंट्री पास करके दें। ये जहां पर ये मैंने लिखा है ना, इस पूरे लेजर की एक एंट्री बना कर दें। देखते हैं कौन बनाता है। जल्दी करें, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। पास करें जरा एंट्री। हाँ जी जनाब, एंट्री पास हुई या नहीं? एंट्री पास हुई या नहीं? और कोई तो बता दो जालमो। क्लैन की नहीं। नुमैर खान एक छोटी सी एंट्री पास की है। आगे चलते हैं। चले एंट्री अब मैं बनाने लगा हूं इस ट्रेडिंग अकाउंट की। अब जरा गौर फरमाएं। मेरा क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल में डेबिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पर आ रहा है ना। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है लेजर में जिस साइड पर आ रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्रेडिट हो रहा है, सॉरी डेबिट हो रहा है। सेल्स भी मेरी डेबिट हो रही है। वैसे सेल्स नॉर्मली क्रेडिट होती हैं, सेल्स एक्चुअल में क्रेडिट होती हैं और इसमें देखें क्रेडिट साइड पर आ रही हैं, इसका मतलब है सेल्स डेबिट हो रही है। ठीक है, उसके बाद परचेज रिटर्न भी इधर आ रहा है, तो परचेज रिटर्न भी डेबिट हो रही है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पर आ रहा है, तो इसका मतलब क्रेडिट हो रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है ना। ट्रेडिंग अकाउंट की जो डेबिट साइड पर आ रहा है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है।
और ट्रेडिंग अकाउंट की जो क्रेडिट साइड पर आ रहा है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ये तो हमने सिंपल सा लॉजिक सीखा हुआ है ना। फिर आ जाएगा परचेजेस, नेट होकर जो परचेजेस के लेजर में अमाउंट गई, और फिर आ जाएगा सेल्स रिटर्न। लो मेरे भाई, अब इसका जो 6 वैल्यूज का जो डेबिट साइड पर आ रही हैं, जो क्रेडिट साइड पर आ रही हैं, इनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, ये बस बता दें आप हिम्मत करें। इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या, किस नाम से आना चाहिए? अब तो बोल दें, अब तो लेजर के अंदर ही वो लिखा हुआ है। चला आशमी ने कहा ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, अहमद अली, अरे बस सब ने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। और मैं ग्रॉस प्रॉफिट की जगह लिख रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के नाम से। इसकी जगह आप ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते हो, या ये इस साइड पर आएगा, और अगर लॉस होगा तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम इस साइड पर आएगा। एसोसिएट, एक ही बात है ना। इसको कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। इसको क्या बोला जाता है? क्लोजिंग एंट्री। अब एक बड़ा सा नोट देकर लिखो, क्लोजिंग एंट्री पास्ड ओनली इन पीरियोडिक सिस्टम। एक बड़ा सा नोट देकर लिखो, क्लोजिंग एंट्री पास्ड ओनली इन पीरियोडिक सिस्टम। क्योंकि आपको पता है पीरियोडिक सिस्टम के अंदर ही क्लोजिंग एंट्री पास हो सकती है, और उसमें तो नहीं पास हो सकेगी ना, क्योंकि उसके अंदर तो ये चीजें आती नहीं है। मजीद अभी मैंने, क्योंकि वो लेजर बना रहा था ना, तो क्योंकि इसका लिंक लेजर से ही होता है, तो मजीद इसकी क्लोजिंग एंट्री मैं सिखाऊंगा कल के दिन। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअल में स्टॉक टेकिंग के नाम से है, जो मतलब आज का लेक्चर होगा हमारा वो स्टॉक टेकिंग से रिलेटेड है। लेकिन वो क्योंकि हम पीरियोडिक सिस्टम को पढ़ रहे थे, उसके लेजर सीख रहे थे, और ये पेपर में 2 दफा आया हुआ है, 2 टाइम पेपर में ये आ चुकी है क्लोजिंग एंट्री, 8-8 10-10 नंबर की। यानी ये सारी चीजें हमने फाइंड करके डायरेक्ट लिखनी है। यानी क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे, सेल्स लिख देंगे, परचेज रिटर्न, फिर ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस, फिर सेल्स रिटर्न। जो डिफरेंस आएगा वो एसओसीआई के नाम से। लेकिन ये क्लोजिंग एंट्री का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो ये साथ पढ़ रहे थे तो हमने सीख लिया। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्लोजिंग एंट्री का हम कल सीखेंगे। डन होगी बात। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि कल के दिन हमारा ये जो इन्वेंट्री वाला मामला है ये सारे का सारा खत्म हो जाए। मतलब इन्वेंट्री में जो जो चीजें हमने सीखनी है वो हमारी खत्म हो जाएंगी, और अब आपने इसको समराइज करना है। और ईद के बाद इन्वेंट्री का एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा 50 नंबर का, जिसमें हर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होगा, हर कॉन्सेप्ट का। चलें जनाब, आ जाए जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, बिस्मिल्लाह करते हैं। स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। अब आप कहेंगे सर ये तो हम पढ़ चुके हैं। स्टॉक टेकिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक बताना एट रिपोर्टिंग डेट। स्टॉक एट रिपोर्टिंग डेट। अब ये रिपोर्टिंग डेट क्या होता है? हम देखते हैं ना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डेट 31 दिसंबर 2019 या 30 जून 2019 फॉर द ईयर एंडेड, या एज एट, वो रिपोर्टिंग डेट लिख रहे होते हैं।
रिपोर्टिंग डेट होता है जिस साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे होते हैं, वो हमारी रिपोर्टिंग डेट कहलाती है। ठीक होगी बात? यानी हमने क्योंकि स्टॉक लिखना होता है ना, हमने क्लोजिंग स्टॉक जाकर कॉस्ट ऑफ सेल में भी और करंट एसेट में भी। तो स्टॉक टेकिंग होता क्या है कि फाइंड वैल्यू ऑफ स्टॉक एट रिपोर्टिंग डेट। एक तो होता है ना कि हमें ओपनिंग स्टॉक दे दिया जाता है और हम उसमें परचेजेस और सेल्स प्लस माइनस कर देते हैं, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। ये तो काम बहुत आसान है, ये तो काम बहुत ही आसान और सीधा सीधा सा है। ये काम आसान भी है और सीधा सीधा सा भी है। फिर हम स्टॉक टेकिंग को दोबारा से क्यों पढ़ रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। पहले तो पेपर में ये बहुत आता था जब ये FAR 1 के अंदर आता था, FAR 1 के अंदर ये टॉपिक होता था। लेकिन जब से ये इंट्रो में आया है ना, सिर्फ एक दफा पेपर में ये चीज आई हुई है, सिर्फ एक दफा। हम सीखेंगे जरूर कि वो कहता क्या है। हमारी रिपोर्टिंग डेट है 30 जून 2019। वो कहता है स्टॉक टेकिंग डेट है, मतलब स्टॉक काउंट किस दिन किया, 10 जुलाई। और कहता है 10 जुलाई को मेरे पास ना जो स्टॉक पड़ा है 2 लाख का पड़ा है। अब जरा जो जाग रहे हैं वो सुने, जो सो रहे हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना काइंडली प्लीज, हो सकता है वो कोई अच्छा ख्वाब देख रहे हो। हमारी रिपोर्टिंग डेट है 30 जून 2019 और स्टॉक टेकिंग की डेट है 10 जुलाई 2019। 10 जुलाई 2019। ओके होगी बात? अब जो 2 लाख का स्टॉक है, क्या ये 30 जून 2019 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिख देंगे या नहीं? ये स्टॉक है 10 जुलाई का, आपको कोई काम पड़ गया, आपने स्टॉक टेकिंग की ही नहीं 30 जून को, आपने जाकर स्टॉक टेकिंग की 10 दिन बाद। तो क्या हम ये 2 लाख का स्टॉक अपनी इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिख सकते हैं या इसके अंदर इस 10 दिन की एडजस्टमेंट करेंगे? इस 2 लाख के अंदर 10 दिन की एडजस्टमेंट करके करेंगे काम या डायरेक्ट 2 लाख लिख देंगे? सारे कह रहे हैं कि इन 10 दिनों की एडजस्टमेंट करेंगे। चलो ठीक है, मान लेते हैं। आ जाओ जरा, मैं यहां पर एक लाइन बना लेता हूं। ये है हमारी रिपोर्टिंग डेट 30 जून 2019। ये है हमारी स्टॉक टेकिंग डेट 10 जुलाई 2019। रिपोर्टिंग डेट है 30 जून 2019 और स्टॉक की डेट है 10 जुलाई 2019। राइट? अब यहां पर मैंने स्टॉक फाइंड किया, 2 लाख का आया। मैं क्या करूंगा, इस 10 दिनों की सारी परचेजेस इकट्ठी करूंगा तो इसमें प्लस करूंगा या माइनस? इन 10 दिनों में जितनी परचेजेस हुई हैं वो इस 2 लाख में मैं प्लस करूंगा या माइनस? बताओ। बिलाल ने कहा माइनस करूंगा, हाशमी ने कहा प्लस करूंगा। ओ माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। तलाफजाल ने कहा सब्ट्रैक्ट, रिजा ने कहा ऐड, अमन ने भी कहा ऐड, रीबा का भी ऐड, अहमद अली ने कहा माइनस। चलो अब गौर फरमाओ,
मैंने इस 2 लाख को वापस 30 जून 2019 पे देखना है कि ये क्या होगी। जो 2 लाख मेरा स्टॉक है, मैंने देखना है कि 2019 में ये कितना होगा। ऐसा ही है ना? मैंने इस स्टॉक को कहां पर लेकर आना है? तो इस 10 दिनों के अंदर जितनी परचेजेस हैं, मुझे वापस आने के लिए इसमें वो पहले ऐड हो चुकी हैं और अब हमें क्या कर लेनी चाहिए? माइनस। और वो भी नेट परचेजेस। नेट का मतलब है परचेज और परचेज रिटर्न को नेट करके। और फिर एक और मजेदार सवाल सुने। इन 10 दिनों के अंदर जो सेल्स हुई हैं, नेट सेल्स की बात मैं करता हूं क्योंकि सेल्स रिटर्न माइनस करके इस 10 दिनों के अंदर जो सेल्स हुई है मेरी, उसको मैं 30 जून 2019 तक आने के लिए 19 तक आने के लिए क्या करूंगा? उस सारी सेल्स को प्लस करके वापस आ जाऊंगा या माइनस करके वापस आऊंगा? ये तो बताओ। जवेरी ने क्या माइनस करना है? अरीबर ने भी कहा माइनस करना है। अमन ने कहा ऐड करना है। अच्छा मुझे ये बताओ, आज लगता है जाते जाते रोजे आपको लग रहे हैं, हमारे पास 2019 में जो स्टॉक पड़ा, वो 10 दिन बाद जो स्टॉक उसमें से सेल हुआ, वो उसमें से माइनस हुआ होगा या प्लस हुआ होगा? अब इतना बता दें। 2019 में मेरे पास स्टॉक पड़ा, मैंने जो स्टॉक बेचा 10 दिनों के अंदर, वो मेरे स्टॉक की अमाउंट से वो इन्वेंट्री प्लस हुई या माइनस हुई होगी? माइनस हुई होगी ना। और अब हमने वापस आना है, वो जो 2 लाख में से इन्वेंट्री माइनस होगी, वापस आने के लिए हम प्लस करेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जो आपको समझ नहीं लगी। वो सेल्स की अमाउंट प्लस करेंगे। बात ये है कि जो सेल की अमाउंट हमने प्लस करनी है, वो सेल वैल्यू से प्लस करनी है या उसकी कॉस्ट से प्लस करनी है। ये कॉन्सेप्ट है। उसकी सेल वैल्यू से प्लस करनी है या उसकी कॉस्ट से। तो स्टॉक हमेशा होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, तो हम उसको कॉस्ट से ऐड करेंगे। तो बात हो गई खत्म स्टॉक टेकिंग की। जितना हमारे पेपर में आ चुका है वो बात खत्म हो गई। जितना हमारे पेपर में आ चुका है वो बात खत्म हो गई कि अगर हम स्टॉक टेकिंग बाद में करेंगे तो जितना परचेज करेंगे रिवर्स कर देंगे और जितना सेल्स करेंगे ऐड बैक कर देंगे। जितना इन 10 दिनों के अंदर, इन 10 दिनों के अंदर जितनी सेल करेंगे उसकी कॉस्ट लेकर प्लस, और जितनी परचेज करेंगे वो एज इट इज माइनस। तो हम आप पहुंच जाएंगे वापस अपनी डेट के स्टॉक के ऊपर। हाँ, अगर पहले स्टॉक पड़ा है बाद में करना है, वो सीधा सीधा होगा। वो हमने इजीली सपोज एक नोट देकर लिख लेते हैं कि सपोज दैट स्टॉक टेकिंग डेट, यहां पर हमने स्टॉक टेकिंग कर ली और स्टॉक निकाला 2 लाख का निकला। डेट क्या है? डेट है 25 मई 2019। हमारी रिपोर्टिंग डेट थी 30 जून 2019। मैंने अब रिपोर्टिंग डेट पे आना इधर। अब मुझे बताओ इसमें मैं परचेज प्लस करूंगा या माइनस? नेट परचेजेस, नेट परचेजेस इन 5 दिनों की मैं प्लस करूंगा या माइनस? ऑब्वियसली प्लस करूंगा, क्योंकि मैंने अब आगे की तरफ जाना है। तो जितना स्टॉक मेरा ऐड यानी मैं खरीदूंगा वो प्लस करूंगा, वापस आऊंगा तो रिवर्स, और फॉरवर्ड जाऊंगा तो वैसे ही काम करते हैं जैसे नॉर्मली करते हैं। और सेल्स की कॉस्ट लेकर माइनस कर दूंगा।
लेकिन ये बात याद रखनी है, जो सेल परचेज हो वो इन्हीं गैप की होनी चाहिए। इस गैप से बाहर की कोई सेल या परचेज वो हमने एडजस्ट नहीं करनी। इन्हीं 10 दिनों की या 5 दिनों की सेल या परचेज होनी चाहिए। इससे बाहर जो सेल परचेज होगी वो हमने एडजस्ट नहीं करनी। क्लियर होगी बात? अब जरा एक नोट लिखें। परचेज विल बी रिकॉर्डेड, purchase will be recorded when actual goods received, not only invoice basis या पेमेंट बेसिस। परचेज हम उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब एक्चुअल में गुड्स रिसीव हो जाएगी। सिर्फ रसीद देखकर या पैसे पे कर दिए, चीजें अभी नहीं ली, वो कहता है परचेज रिकॉर्ड ना करो अभी। फिर यानी पैसे पे कर दिए, गुड्स अभी नहीं मिली, या वो कहता है इनवाइस रसीद हमें मिल गई है लेकिन अभी तक हमने गुड्स रिसीव नहीं की। वो कहता है कि जब तक गुड्स एक्चुअल में रिसीव ना करो तो तब तक आप लोग परचेज की एंट्री पास नहीं करोगे। एक और इंटरेस्टिंग बात सुने, एक और इंटरेस्टिंग बात सुने। 90% जिस डेट की इनवाइस या पेमेंट होती है, गुड्स भी उसी डेट को रिसीव हो रही होती हैं। जिस डेट की इनवाइस या पेमेंट कर रहे होते हैं, गुड्स भी उसी दिन रिसीव कर रहे होते हैं, अगर साइलेंट हो तो। अगर वो खुद से कह दे कि इनवाइस की डेट कोई और है या पेमेंट की डेट कोई और है और हम गुड्स रिसीव्ड किसी और डेट को कर रहे हैं, यानी पेमेंट की डेट कोई और है, पेमेंट की डेट कोई और है या इनवाइस की डेट कोई और है और गुड्स रिसीव्ड की डेट कोई और है। जब डेट डिफरेंट होगी तो परचेज की एंट्री किस दिन की होगी? जिस दिन गुड्स रिसीव करेंगे। परचेज कब रिकॉर्ड होगी? जिस दिन गुड्स रिसीव करेंगे। दोबारा सुने, 90% इनवाइस और गुड्स रिसीव्ड की डेट सेम होती है, और अगर बात साइलेंट हो तो हम यही समझते हैं इनवाइस और गुड्स रिसीव्ड की डेट सेम है। जब वो खुद कह दे कि इनवाइस की डेट कुछ और है और गुड्स परचेज की डेट, रिसीव्ड की डेट कुछ और है, तो फिर परचेज की एंट्री पास होगी गुड्स रिसीव्ड की डेट को। सेम एज इट इज, सेल्स विल बी रिकॉर्डेड, sales will be recorded when actual goods delivered या dispatch, not only goods, sorry, invoice issued or payment received। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि जनाब अगर आपने गुड्स रिसीव कर ली हैं, सॉरी डिस्पैच कर दी हैं, इनवाइस लिखो या ना लिखो, सेल से रिकॉर्ड कर दो। इनवाइस लिखो या ना लिखो,
सेल्स रिकॉर्ड कर दो, राइट। और दूसरी बात कि अगर आपकी वैसे 90% इनवाइस की और सेल की डेट सेम होती है, लेकिन अगर डिफरेंट डेट और इनवाइस हो तो उस दिन सेल की एंट्री पास होगी जिस दिन हम एक्चुअल में गुड्स डिस्पैच करेंगे, इनवाइस वाली डेट को फिर इग्नोर करेंगे। ओके होगी बात। तो ये था हमारा एक कॉन्सेप्ट छोटा सा स्टॉक टेकिंग से रिलेटेड। कल मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगा स्टॉक टेकिंग के आपको, और साथ में क्लोजिंग एंट्री, ये दोनों इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल खत्म हो जाए इन्वेंट्री हमारा। इन केस अगर नहीं खत्म होता तो फिर हम कल तो, हाँ कल आपकी क्लास है, कल आपकी क्लास होगी, सैटरडे संडे को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। कल आपकी मेरे ख्याल में सारी क्लासेस होंगी, या बाकी क्लासेस नहीं है आपकी? जी जवेरी, आप क्या कहना चाह रहे हो? अमन कहती है क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ असाइनमेंट का। ठीक है, कल फिर क्लास आप लोगों की है, कल आप लोगों की क्लास है। कल हम पहले तो ये क्वेश्चन कर लें, फिर उसके बाद जो असाइनमेंट के क्वेश्चन आपके रह गए हैं ना, वो 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। आप बताओ बाकी क्लासेस हैं आप लोगों की? बाकी क्लासेस हैं या नहीं? बाकी क्लासेस है या नहीं? दुआ मलिक ने कहा नहीं। चले ठीक है, फिर ये भी क्लास क्या कहते हो, रखनी है या नहीं? ये क्लास रखनी है या नहीं? रख लेते हैं, ठीक है। 5 बजे कल, फिर 5 बजे ये क्लास रख लेते हैं, ठीक है। कल फिर ये क्लास हम 5 बजे रख लेते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह मानेगा, ठीक है। कल हम ऐसे करेंगे कि स्टॉक टेकिंग के सवाल करेंगे और साथ हमने सवाल करने हैं क्लोजिंग एंट्री के इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह।